हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का चैप्टर सॉल्यूशंस का सेकंड लेक्चर होगा। और जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का। पर हम लोगों को अपने सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ना है। और बाइनरी सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूशंस में कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं उनको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं उनको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस चीज को हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस कहते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को हम लोगों ने डिफाइन किया था, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर हम लोगों ने सीखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग दो तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वे में हम लोग सॉल्यूशंस को कहते हैं डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब होता है ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट जो है वो रिलेटिवली बहुत ही कम अमाउंट में रहता है, जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस का मतलब होता है ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट जो है वो रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा अमाउंट में रहता है। लेकिन ये जो वर्ड डाइल्यूट हुआ या फिर कंसंट्रेटेड हुआ, ये डिफाइन नहीं है कि हम लोग कितने अमाउंट को डाइल्यूट कहेंगे या फिर कितने अमाउंट को कंसंट्रेटेड कहेंगे। और इसीलिए हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्वांटिटेटिव वे में ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हम लोगों के पास कुछ मेथड्स हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था फर्स्ट मास परसेंटेज, फिर वॉल्यूम परसेंटेज, फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फिर था पार्ट्स पर मिलियन, फिर आया था मोल फ्रैक्शन, फिर मोलैरिटी था, मोलैलिटी था, और फिर हम लोगों ने नॉर्मेलिटी के बारे में देखा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं सब मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन को एक एक करके हम लोग है ना एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम लोगों का जो फर्स्ट आता है वो है हमारा मास परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मास परसेंटेज हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि मास परसेंटेज, जिसको हम लोग W/W से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट जो है वो बराबर होता है मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। यानी मास परसेंटेज जो है वो ये बताता है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो हमारे पास सॉल्यूट जो है वो कितने अमाउंट में है, या फिर जो सॉल्वेंट है वो कितने अमाउंट में है। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम लोग यहां पर एक एग्जांपल देखें कि अगर हम लोग कहते हैं कि इफ 10 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट, if 10 gram solute is present in 50 gram solution, अगर 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 50 ग्राम सॉल्यूशन में, तो अगर हम लोग यहां पर कहें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, कितना होगा हमारा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास कितना है हमारे पास 10 ग्राम, और है ना सॉल्यूशन का मास कितना है हमारे पास 50 ग्राम, और इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 50 ग्राम सॉल्यूशन में, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जो है वो 20% हो गया। और उसी तरह अगर हम लोग यहां पर मास परसेंटेज ऑफ, अगर हम लोग सॉल्वेंट अगर निकाले तो 20% अगर सॉल्यूट है तो 100 में से अगर 20 को घटा देंगे तो हमारा जो 80% जो होगा वो हम लोगों का सॉल्वेंट का मास परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो
इसमें एक बात हम लोगों को ध्यान देना है कि जब हम लोग मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट अगर 20% है तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो 100 ग्राम में 20 ग्राम है तो 50 ग्राम में 10 ग्राम होगा, जो कि यहां पर दिया गया है। यानी मास परसेंटेज से हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअल हमारे पास सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी स्टूडेंट को 80% मार्क्स आया है तो हम लोग उसको क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं कि अगर वो एग्जाम 100 मार्क्स का हुआ होगा तब उसको 80 मार्क्स आया है, पर हो सकता है एग्जाम जो है वो तो 50 मार्क्स का भी हो सकता है। तो अगर एग्जाम 50 मार्क्स का हुआ है तब उसको जो मार्क्स आया है वो 80 नहीं आया है, तब उसको मार्क्स 40 आया है। यानी परसेंटेज सिर्फ 100 पे देखा जाता है, लेकिन एक्चुअल जो है मार्क्स वो तो कितने का भी एग्जाम में हम लोग है ना अपीयर हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी हम लोगों को बोला जाए कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट 10% है तो इसका मतलब बस ये समझना है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है या 50 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट है। यानी ये जो मास परसेंटेज हुआ या जो भी हम लोग मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ेंगे ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो एक्चुअल मास पर डिपेंड नहीं करते हैं, मास या वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सपोज कीजिए, जहां पर हम लोग कह रहे हैं कि यहां पर अगर यहां पर हमारे पास 20 ग्राम है ना सॉल्यूट है, 20 ग्राम सॉल्यूट है और 100 ग्राम अगर हमारे पास सॉल्यूशन है टोटल, तो ऑब्वियसली है ना इस जो सॉल्यूशन का है उसमें हम लोगों का मास परसेंटेज अगर हम लोग सॉल्यूट का देखें तो 20% आ जाएगा, क्योंकि 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर ये सॉल्यूशन में है ना जिसका हम लोग टोटल मास देख रहे हैं 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास 20 ग्राम है, तो मास परसेंटेज हमारा 20% आ गया। अगर हम लोग इसी में से क्या करें, अगर एक थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल ले और वो सॉल्यूशन हमारा सपोज कीजिए यहां पर अगर हम लोगों का 10 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, तो अगर 10 ग्राम सॉल्यूशन हो गया तो हम लोग अगर इसमें सॉल्यूट का अमाउंट देखेंगे तो उसमें 2 ग्राम हम लोगों को सॉल्यूट मिलेगा, 2 ग्राम सॉल्यूट मिलेगा। ताकि फिर से अगर आप मास परसेंटेज निकालिए तो 2/10 इंटू 100 कितना आ जाएगा हमारा 20%। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास मास परसेंटेज है ना 20% दिया गया है सॉल्यूशन का, तो हम लोग टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 अगर ग्राम मानेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा 20 ग्राम होगा, पर हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 50 ग्राम भी मान सकते हैं। ठीक है, यानी आप फ्री है कि अगर किसी ने कहा कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट 20% है तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आप कितना भी मान सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जितना भी मास परसेंटेज दिया रहेगा तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान लेंगे। जैसे कि अगर हम लोगों को यहां पर अगर हम लोग देखें कि इफ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को अगर हम लोग कहें कि ये हमारा X% है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारा सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, ठीक है, तो सॉल्यूट का मास हमारा X ग्राम होगा। यानी हम लोग जैसे ही देखेंगे कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट X% है तो हम लोग सीधा यहां से मान लेंगे कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको हम लोग है ना 100 ग्राम मान लेंगे, और मास ऑफ सॉल्यूट जो है हम लोगों का, जो मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो हम लोग सीधे इसको क्या मान लेंगे, X ग्राम मान लेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी क्वेश्चन में मास परसेंटेज दिया गया हो सॉल्यूट का, है ना, कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन अगर X% है तो हम लोग आसानी से मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम मान लेंगे,
और मास ऑफ सॉल्यूट को x ग्राम मान लेंगे, तो इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। हालांकि सॉल्यूशन का मास आप कितना भी ले सकते हैं, उससे हमारे क्वेश्चन पे कोई भी हमारे प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप आसानी से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब सवाल उठता है कि मास परसेंटेज पे हम लोग को कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग को पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मास परसेंटेज पे हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट टाइप का, कि हम लोगों को क्या दिया जा सकता है, बोलेगा कि मास ऑफ जो है ना सॉल्यूशन है, सपोज कीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन को हम लोगों को y है ना ग्राम दिया हुआ रहेगा, और मास ऑफ जो सॉल्यूट है वो हम लोगों को है ना अगर x ग्राम दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो पूछेगा कि बताइए कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जो है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट x ग्राम है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन y ग्राम है, तो x बटा y, और इसको हम लोग क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये बहुत सिंपल होगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग है ना मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है कि हम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूट दिया जा सकता है, कि मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया, यहां पर x ग्राम है, लेकिन मास ऑफ यहां पर सॉल्वेंट जो है, मास ऑफ जो सॉल्वेंट है ये हमारा y ग्राम दिया गया। यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट अगर x है तो यहां मास ऑफ सॉल्यूशन y ग्राम है, और यहां पर अगर मास ऑफ सॉल्यूट x ग्राम है तो यहां मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा y ग्राम है। तो अगर हम लोगों से कहा जाएगा यहां मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो कैसे हम लोग करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है x ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास y ग्राम, नहीं y ग्राम तो मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन में तो दो कंपोनेंट होता है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर हमारा हो जाएगा x प्लस y, और अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 100 से, तो ये हमारा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बोलेगा तो फिर 100 में से उसको माइनस कर देंगे, तो हमको मास परसेंटेज ऑफ क्या सॉल्वेंट मिल जाएगा। अब हम लोग थर्ड टाइप के प्रॉब्लम को देखते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर देखें कि अगर दिया हुआ है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोगों को यहां पर x दिया गया है, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को यहां पर y दिया गया है। ठीक है, और हम लोगों को पूछा जा रहा है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है किसी भी सब्सटेंस का हम लोग निकालते हैं मास डिवाइडेड बाय किससे, मोलर मास से, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और हम लोग सब लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। और ऐसे भी अगर हम लोग कहें कि सपोज कीजिए अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए हमारे पास मीथेन है, और मीथेन हम लोग जानते हैं CH4 होता है, तो मीथेन में अगर हम लोग मीथेन का मोलर मास देखें तो कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है 12 है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर टोटल जो है 12 प्लस 4 करेंगे तो 16 आएगा। यानी अगर हम लोग मीथेन का मोलर मास लें तो मोलर मास हमेशा ग्राम में हम लोग है ना रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर मीथेन का जो मोलर मास है वो 16 ग्राम हो गया। तो अगर हमारे पास मीथेन 8 ग्राम में अवेलेबल है तो हम लोग 8 को डिवाइड कर देंगे 16 से, तो हम लोगों का आंसर हाफ मोल आ जाएगा। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स याद रखना है, मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, तो अगर हमको मास दिया गया है और मोलर मास दिया गया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, और अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है तो हम लोगों को मोलर मास जानना पड़ेगा, ताकि जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या निकल जाएगा, मास। यानी जब कभी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का क्या दिया रहेगा, मोल्स, तो हम लोगों को
सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोलर मास भी हम लोगों को जानना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तभी हम लोग मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर हम लोग को दिया जाए कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को अगर हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को अगर हम लोग है ना स्मॉल m से रिप्रेजेंट करें, तो स्मॉल m ग्राम क्या है, ये पर मोल है। ठीक है, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को, तो इसको भी कुछ हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कैपिटल m ग्राम पर मोल हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों को मोल्स पता है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तब उस सब्सटेंस का क्या निकल जाएगा, मास। तो हमको सॉल्यूट का मोल्स भी पता है और हमको सॉल्यूट का मोलर मास भी पता है, तो अगर इस x को m से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोगों का मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। और इसीलिए अगर हम लोग कहें कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, तो मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा x को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, m से, तो ये x इंटू m, और ये किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, क्योंकि सारा यूनिट हम लोगों ने ग्राम में लिए है। अगर हम लोग यहां पर देखें मास ऑफ सॉल्वेंट, तो कितना हो जाएगा भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल्स कितना दिया गया है y, और उसका मोलर मास कैपिटल M, तो अगर मोल्स y है और मोलर मास कैपिटल M है तो मल्टीप्लाई करते हैं मास निकालने के लिए, तो ये निकल जाएगा हमारा y इंटू कैपिटल M, और ये भी कितना, ग्राम। तो जैसा कि अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं सॉल्यूट का भी मास निकल गया है और सॉल्वेंट का भी मास निकल गया है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो मास ऑफ जो सॉल्यूशन होगा दोनों के मास को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा m इंटू एक्स प्लस कैपिटल M इंटू वाई, और ये क्या होगा, ग्राम। ठीक है, अब हम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट होता है मास ऑफ सॉल्यूट, कितना मास ऑफ सॉल्यूट है मेरे पास यहां पर, m इंटू एक्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, m इंटू एक्स प्लस कैपिटल M इंटू वाई, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100 से, तो ये हमारा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मिल गया। ठीक है, देखिए सिंबल से बनाने से फायदा ये होता है कि आपको लास्ट में एक फॉर्मूला मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको आपको याद नहीं रखना है क्योंकि ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे मेथड से निकालेंगे तो आपको हमेशा समझ में आएगा कि अगर किसी एक को वेरी किया जाए तो दूसरे पे हम लोगों का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर इस क्वेश्चन में कहा जाए कि अगर हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बढ़ा दिया जाए, तो अगर हम लोग मोलर मास ऑफ है ना सॉल्वेंट जो कैपिटल M है, अगर हम लोग उसको बढ़ा दे, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कैपिटल M डिनोमिनेटर में है, तो अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हमारा कम हो जाएगा। इसीलिए हमेशा एग्जाम में है ना हमेशा रिलेशन पूछा जाता है, और अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोगों को पता हो चुका है कि हमारे पास है ना मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है या हमारे पास क्या मेथड है, तो आप आसानी से कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आप रिलेशन भी बना सकते हैं, और अगर आपको न्यूमेरिकल्स दिया जाए, इसका है ना मैग्नीट्यूड भी दिया जाए, तो आप उसमें डालकर आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक और टाइप देखते हैं। जैसे कि अगर कोई हमसे पूछता है कि डेंसिटी क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी हम लोग बोलते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हुआ मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर कोई पूछता है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम लोग D माने, ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहां पर हम लोग कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
तो नॉर्मली जो है वो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा यहाँ ग्राम में रहेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा यहाँ ml यानी मिली लीटर में रहेगा। तो कभी कभी है ना क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं कि हमको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, पर हमको मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं होगा। क्या दिया हुआ रहेगा? हम लोगों को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा ग्राम ml में, और हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम लोग कहें कि हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोगों को दिया गया है d ग्राम पर ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दिया गया है वो हम लोगों का है v ml, और साथ ही साथ अगर मास ऑफ सॉल्यूट अगर हम लोग देखें तो मास ऑफ सॉल्यूट अगर हम लोगों का दिया गया है m ग्राम। ठीक है, ये तीन डेटा हम लोगों को दिया गया है। डेंसिटी दिया गया है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम दिया गया है और मास दिया गया है सॉल्यूट का। तो अगर अब हम लोगों से पूछा जा रहा है मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा? तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास? m ग्राम में, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूशन जैसा कि अभी हम लोग देखे थे, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोगों को डेंसिटी d है और वॉल्यूम v है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यूनिट भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ml ml कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी हमारा यूनिट ग्राम ही मिलेगा, और ऊपर में भी यूनिट हमारा ग्राम ही है। यूनिट ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को d इंटू क्या हो जाएगा? v। तो ये हो गया हम लोगों का मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा हम लोगों का मास ऑफ सॉल्यूट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 100 से। तो ये हमारा निकल जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अगर हम लोग को निकालना है तो कोई जरूरी नहीं है कि मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन ही हम लोग को दिया गया है। हो सकता है कि हम लोगों को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया हो, और साथ ही साथ मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया हो। तो इसकी सहायता से भी हम लोग मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाल सकते हैं। यानी मास परसेंटेज अगर निकालना है तो हम लोगों को किसी भी तरीके से मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो हो सकता है मास ना देकर हम लोगों को सॉल्यूशन का डेंसिटी दे, या अगर मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्वेंट ना दे कि हम लोग को मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दे, तो उसकी सहायता से भी हम लोग मास परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोगों को कभी किसी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज दे दिया हो तो हम लोग अपने मन से मास ऑफ सॉल्यूशन भी मान सकते हैं और मास ऑफ सॉल्यूट भी मान सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसलिए इस बात पर नहीं डिपेंड करेगा कि हम लोग कितना अमाउंट सॉल्यूशन का हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर कभी भी हम लोगों को अगर दिया जाए कि इफ मास परसेंटेज है ना ऑफ सॉल्यूट, अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जो है वो अगर x% दिया हो तो हम लोग हमेशा मान लेंगे कितना हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग मान लेंगे 100 ग्राम, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग मान लेंगे है ना x ग्राम। और इसके बाद अगर हम लोगों को कुछ और यूनिट में इसको कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड मेथड ऑफ कंसंट्रेशन देखेंगे जो कि हमारा है वॉल्यूम परसेंटेज। तो जिस तरह से अभी हम लोग मास परसेंटेज डिफाइन किए थे उसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट क्या हो जाएगा। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी कंपोनेंट का। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर एक एग्जांपल देखें कि इफ है ना इफ 20 ml solute is present, if 20 ml solute is present in 80 ml solvent, ठीक है,
देन वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो देन वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को हम लोग अब यहां पर कैसे निकाल सकते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 20 ml, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो नीचे होना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहां पर 80 ml सॉल्वेंट दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां सॉल्यूट का वॉल्यूम है हमारे पास 20 ml और सॉल्वेंट का वॉल्यूम है हमारे पास 80 ml। तो हमारा यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 20 प्लस 80 और इंटू यहां पर 100, क्योंकि हम लोगों को परसेंटेज निकालना है। और अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हम लोगों का 20% आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन 100 ml होगा तो सॉल्यूट कितना ml होगा? 20 ml। तो 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml सॉल्यूट है। और उसी तरह अगर हमारे पास 50 ml सॉल्यूशन अगर होगा तो 10 ml हमारा सॉल्यूट है। यानी ये जो है ये फिर से हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो 20% का मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml सॉल्यूट। तो 200 ml अगर सॉल्यूशन होता तो 40 ml सॉल्यूट होता। तो हम लोग सॉल्यूशन भी कितना मान सकते हैं और सॉल्यूट को भी कितना मान सकते हैं। बस हम लोगों को देखना है कि हमेशा जब हम लोग ये रेशियो निकालकर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 20% होना चाहिए। उसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, अगर किसी क्वेश्चन में हम लोगों का इफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जो है अगर x% अगर दिया गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अगर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को x% दिया गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट कितने ml में प्रेजेंट है? x ml में। और इसीलिए हम लोग यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो यहां पर हम लोग कितना मान लेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों का यहां पर 100 ml हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूट है हम लोगों का वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमारा x ml हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं तो एक हम लोगों का जो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है वो दिया रहेगा और उसको किसी दूसरे यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि कभी हम लोगों का वॉल्यूम परसेंटेज दिया हो और उसको हो सकता है मास परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो या फिर किसी दूसरे में हम लोग को मोलारिटी में कन्वर्ट करना हो। तो हम लोगों को जब भी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 100 ml मान लेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट उतना होगा जो यहां पर दिया गया रहेगा। अगर ये 10% होगा तो यहाँ 10 ml लिख देंगे, यहाँ 20% होगा तो यहाँ हम लोग 20 ml लिख देंगे। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन देखेंगे जो कि है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम लोग W/W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जो है वो हम लोग डिफाइन करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हम लोग ग्राम में मेजर करेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम लोग ml में मेजर करेंगे इनटू यहां पर हम लोग क्या करेंगे 100। तो देखिए जैसा कि हम लोग अभी देखे थे अगर मास परसेंटेज बोला जाता है तो उसमें मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो दोनों में मास है तो आप किसी भी यूनिट में ले सकते हैं। फिर वॉल्यूम परसेंटेज में भी अगर हम लोग देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम को भी किसी भी यूनिट में लिया जा सकता है, लेकिन हम लोग जनरली ml में लेते हैं। लेकिन यहां पर एक यूनिट डिफाइन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दोनों अलग अलग है फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट हमेशा ग्राम में मेजर किया जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा ml में मेजर किया जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों के पास 1 लीटर होता है तो 1 लीटर में हम लोगों के पास 1000 ml होता है या फिर 1000 हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर होता है और इसी को हम लोग है ना 1000 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर भी हम लोग कहते हैं। तो जैसा कि अगर हम लोग यहां पर एक एग्जांपल देखें कि इफ है ना 10 ग्राम solute is present in
in 500 ml सॉल्यूशन। तो अगर 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 500 ml सॉल्यूशन में, तो अगर हम लोग है ना मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर हम लोग निकालें, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो ये हम लोगों का हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, और हमारा वॉल्यूम कितना है तो 500, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहां पर 100 से, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 2%। तो हमारा W/V यहां पर कितना परसेंट में मिला 2%। ठीक है, अब हम लोग एक और टाइप के प्रॉब्लम को देखते हैं जहां पर मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, उसकी जगह मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है और उसका सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर देखें कि अगर हम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूट यहां पर दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है हम लोगों का x ग्राम, उसी तरह मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों का दिया गया है y ग्राम, और साथ ही साथ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दिया गया है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है d ग्राम पर ml। और हम लोग से क्या पूछा जा रहा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं डेंसिटी दिया गया है सॉल्यूशन का और मास ऑफ सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी D बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम को इधर लेफ्ट में लेके चले जाएंगे और D को इधर राइट में लेके आ जाएंगे, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो यहां पर अगर हम लोग देखें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो निकलेगा मास सॉल्यूशन का है y ग्राम और डिवाइडेड बाय डेंसिटी D, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा निकलेगा किसमें ml में। अब हम लोग ले सकते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब हम लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अगर हम लोग देखें तो कितना दिया हुआ है y/d, तो ये हो गया y/d। ठीक है, और इंटू 100, तो d अब हम लोग अगर इसको देखें तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू d और डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हो जाएगा y इंटू 100। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा मास बाय क्या वॉल्यूम परसेंटेज का। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोगों का इसका न्यूमेरिकल अगर वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो हम लोग यहां पर पुट करके मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ W/V यानी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है x%, फिर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है d ग्राम पर ml। ठीक है, यानी मास परसेंटेज दिया गया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, तो हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट के लिए हमको क्या चाहिए, तो अगर कोई पूछता है कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोग जानते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट होता है मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय उसको क्या करेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन से, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे फिर क्या 100 से। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में कुछ पूछा जाता है तो सबसे पहले उससे रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि उस फॉर्मूला में जो टर्म्स है उसका डेटा हम लोग को क्वेश्चन में है कि नहीं है। तो जैसे कि यहां पर क्या दिया है मास ऑफ सॉल्यूट, तो हम लोग देखते हैं यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट है, तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, और साथ ही साथ यहां पर हम लोग देखें मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन भी डायरेक्ट नहीं दिया गया है। तो जरूर इन दोनों डेटा से पहले हम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तब हमको मास परसेंटेज मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि W/V जो ये x% है इसका मतलब क्या है।
तो इसका मतलब है जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं कि ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तो ये अगर x% है, इसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा अगर 100 ml होगा तो मास ऑफ सॉल्यूट उसमें हमारा x ग्राम है। यानी हम लोग यहां पर मान सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग यहां पर 100 है ना ml मान सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, x ग्राम। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर 200 ml मानते तो यहां पे हमको मास ऑफ सॉल्यूट को 2x ग्राम लिखना होता, पर उससे हमारे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्यों इसको 200 माने या फिर इसको 2x करें, सीधा हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 100 ml मान लेते हैं और मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग x ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर अब हम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूट मिल चुका है, लेकिन हमको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। और फिर मैंने बताया था कि मास ऑफ सॉल्यूशन नॉर्मली नहीं दिया रहेगा, उसके जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है जो कि हमारा 100 ml है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है। तो बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकलेगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा है ना वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी 100 इंटू डी। ये ml में है और ये ग्राम पर ml में है, तो ml कैंसिल हो जाएगा, तो इसका यूनिट ग्राम हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो मास ऑफ सॉल्यूट भी पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, तो अब हम लोग अगर देखें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, x डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू डी। ठीक है, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों को 100 से, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा x डिवाइडेड बाय डी %। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोगों को मास परसेंटेज को याद कीजिए, हम लोग W/W भी लिखते हैं, तो W/W किसके बराबर हो जाएगा, x क्या था हमारा W/V, तो ये हो जाएगा W/V है ना, और डिवाइडेड बाय यहां पर हमारा डेंसिटी है ना, डेंसिटी हो जाएगा। बस ये समझना है कि ये डेंसिटी जो है वो ग्राम पर ml में होना चाहिए। तो ये हमारा एक जो फॉर्मूला है, इसकी सहायता से अगर W/V परसेंटेज दिया हुआ रहेगा तो डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो W/W मिल जाएगा, और अगर W/W दिया हुआ रहेगा तो हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को W/V परसेंटेज मिल जाएगा। बस ध्यान देना है कि ये जो डेंसिटी है इसका यूनिट हमारा यहां पर ग्राम पर ml में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहां पर मास ऑफ जो सॉल्यूट लेते हैं W/V में वो ग्राम में होता है, और वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन लेते हैं वो हमारा ml में होता है। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन सीखेंगे जो कि होगा हमारा पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग ppm बोलते हैं। हम लोग पार्ट्स पर मिलियन कब यूज करते हैं, तो जब सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में बहुत ही कम होता है, जब सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन में, तब हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं, तब हम लोग परसेंटेज का यूज नहीं करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग ppm भी बोलेंगे, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। तो जो कंपोनेंट हम लोग ले रहे हैं उसका हमारे पास उसका कितना पार्ट्स है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका सबका जो टोटल हमारा पार्ट्स होगा उसको हम लोग डेनोमिनेटर में रखेंगे, और इनटू यहां पर 10 to the power 6, क्योंकि 1 मिलियन बराबर होता है 10 to the power 6। जिस तरह से हम लोग कहते हैं परसेंटेज में हम लोग यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग ppm निकालेंगे पार्ट्स पर मिलियन तो यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 6। तो सबसे पहले यहां पर एक हम लोग देखेंगे ये पार्ट्स क्या हुआ। तो जैसा कि अभी हम लोग देखे थे कि जब हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे तो मास परसेंटेज पढ़े थे, जहां पर ये था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। जब हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज पढ़े थे तो ये था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जब हम लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़े थे तो ये था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी ये जो पार्ट्स पर मिलियन हम लोग जब पढ़ रहे हैं
तो ये हमारा मास भी हो सकता है और ये भी हमारा मास हो सकता है, ये हमारा वॉल्यूम भी हो सकता है, ये भी हमारा वॉल्यूम हो सकता है, या फिर ये हमारा मास हो सकता है और ये हमारा वॉल्यूम हो सकता है। यानी W/W, V/V और W/V तीनों जो है वो यहां पर पॉसिबल है। और इसीलिए हम लोग यहां पर नंबर ऑफ पार्ट्स, मास या वॉल्यूम ना लिखकर हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, यानी वो कंपोनेंट का कितना भाग हमारे पास है, या तो मास कितना है या तो वॉल्यूम कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर हम लोग यहां पर कहते हैं कि इफ, है ना, 0.0002 ग्राम, है ना, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, तो अगर हम लोग यहां पर पार्ट्स पर मिलियन अगर हम लोग निकालेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 0.0002। देखिए ये ग्राम में है और ये यहां पर हमारा 100 ml है, तो टोटल पार्ट्स जो है हमारा सॉल्यूशन का वो हो गया 100। और अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से नहीं, 10 to the power 6। तो 10 to the power 6 को जब डिवाइड करेंगे 100 से तो 10 to the power 4 हो जाएगा, और 10 to the power 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 2 आएगा। यानी हमारा यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो 2 ppm आ जाएगा। तो जैसे ही हम लोग 2 ppm बोलेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन होता, अगर 10 to the power 6 ml होता सॉल्यूशन का, तो हमारे पास मास ऑफ जो सॉल्यूट होता वो 2 ग्राम होता। ठीक है, तो जिस तरह से परसेंटेज हम लोग 100 पे बोलते हैं, पीपीएम हम लोग 10 to the power 6 पे बोलेंगे कि अगर सॉल्यूशन हमारा 10 to the power 6 है, या तो ग्राम होगा या तो ml होगा, तो उसमें सॉल्यूट का हमारा कितना पार्ट है, यानी वो कितने ग्राम में है या वो कितने ml में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि पार्ट्स पर मिलियन जो है वो हम लोग तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होता है। अगर सपोज कीजिए इसको अगर हम लोग को परसेंटेज बोलना पड़ता, तो हम लोग यहां पर लिखते हैं 0.002, ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 हो गया, और फिर अगर इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये हम लोगों का 0.0002% होता, जो कि काफी हमारा कम है। और ऐसे छोटे नंबर्स को हम लोग नॉर्मली जो है वो नहीं बताते हैं, तो इसीलिए यहां पर हम लोग परसेंटेज ना यूज करके हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो उसी तरह से अगर हम लोगों को कभी, है ना, किसी क्वेश्चन में अगर आता है कि इफ, है ना, पीपीएम इज इक्वल टू अगर x आता है, तो हम लोग मान सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ, है ना, सॉल्यूशन कितना मान लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन को मान लेंगे 10 to the power 6, और ये हो सकता है ग्राम, हो सकता है ml, हो सकता है वो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अनुसार से हम लोग मान लेंगे। और अगर हम लोगों को तब नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अगर सॉल्यूट मानना होगा, तो हम लोग नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई हमसे कहता है कि पीपीएम और परसेंटेज में क्या रिलेशन है, तो याद कीजिए परसेंटेज में हम लोग यहां पर, है ना, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और पीपीएम में यहां पर हम लोग 10 to the power 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोगों को, है ना, परसेंटेज को पीपीएम में बदलना होगा, तो हमको 10 to the power 4 से और मल्टीप्लाई करना होगा। यानी अगर हम लोगों को, है ना, अगर हम लोग देखें परसेंटेज, तो अगर हम लोग परसेंटेज में 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज में, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पीपीएम में। ठीक है, तो पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, परसेंटेज इंटू 10 to the power 4। जैसे कि यहां पर हमारा इतना परसेंटेज है, तो इसको अगर हम लोग जैसे ही 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, 2 पीपीएम। तो हम लोग कह सकते हैं पीपीएम जो होता है वो परसेंटेज इंटू 10 to the power हम लोगों का 4 के बराबर होता है।
अब हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन सीखेंगे जो कि होगा हमारा मोल फ्रैक्शन। इसको हम लोग काई से भी डिनोट करते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो परसेंटेज होता है वो हम लोग 100 पे कैलकुलेट करते हैं, जो पार्ट्स पर मिलियन होता है वो हम 10 टू दी पावर 6 पे कैलकुलेट करते हैं, तो जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हम लोग 1 पे कैलकुलेट करते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर आप समझ सकते हैं कि इनटू यहां पर क्या है 1 है। यानी हम लोग मोल फ्रैक्शन कितने पे कैलकुलेट कर रहे हैं 1 पे, है ना। और उसी तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ले सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1। ठीक है, तो परसेंटेज 100 पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, पीपीएम 10 टू दी पावर 6 पे कैलकुलेट किया जाता है, और फ्रैक्शन जो है वो 1 पे कैलकुलेट किया जाता है। और इसीलिए जब कोई बोले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और उसी तरह अगर कोई पूछता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हुआ, तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें कि अगर हम लोग इफ, है ना, नंबर ऑफ, अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हम लोग सॉल्वेंट को, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को अगर हम लोग Nb से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा, जो कि A है हमारा यहाँ पर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा Na डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कि यहाँ पर Na प्लस Nb के बराबर होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा वो सॉल्यूट का टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्लस सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स के, है ना, समेशन के बराबर होगा, तो ये Na प्लस Nb होगा। उसी तरह से अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ B अगर देखें तो ये बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय, ठीक है, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। और जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर हम लोग ऐड करें तो ये हमारा हो जाएगा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, ठीक है, और यहां पर उसी तरह से प्लस यहां पर हो जाएगा हम लोगों का Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1। यानी हम लोग कहेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है ना, और प्लस जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, ये हम लोगों का दोनों का जो सम है वो हमेशा हम लोगों का 1 के, है ना, बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है तो हम लोग 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। और या तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है तो 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को घटा देंगे तो हम लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोल्स अगर डायरेक्ट नहीं दिया गया है तो वो जरूर मास देगा, क्योंकि जब हम लोग मास को डिवाइड करेंगे किससे, मोलर मास से, तब जाके हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। तो अगर किसी सब्सटेंस का मास दिया गया है तो हम लोग उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को उस सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ठीक है,